1526 तक का जो काल है ना, वो किस नाम से जाना जाता है? सल्तनत काल, है ना। सल्तनत काल में बहुत सा वंश आया था, गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद, लोधी, है ना। लेकिन वास्तव में सल्तनत काल से भी पहले से मध्यकालीन भारत की शुरुआत होती है, और मध्यकालीन भारत की शुरुआत मानी जाती है भारत में तुर्क आक्रमण के साथ, है ना। मध्य एशिया में एक प्रांत था गजनी। गजनी में तुर्क सम्राट की स्थापना अल्पतुर्कीन द्वारा की गई थी, और उसकी मृत्यु के बाद 977 ईस्वी में उसका दामाद सुबुद्दीन गद्दी पर बैठा। सुबुद्दीन के समय में भारत में पहला तुर्क आक्रमण 986 ईस्वी में हुआ था। उस वक्त सिंध और मुल्तान का शासक जयपाल था, जो हिंदुस्तानी वंश का शासक था। सुबुद्दीन की मृत्यु के बाद उसका बेटा महमूद गजनबी गद्दी पर बैठा। महमूद गजनबी पहला ऐसा शासक था जिसने सुल्तान की उपाधि धारण की। 1000 ईस्वी से लेकर 1026 ईस्वी तक इसने भारत में 17 पर आक्रमण किए। 17 आक्रमणों का उद्देश्य भारत में धन की लूटपाट की, न कि साम्राज्य विस्तार। मूर्तियों को तोड़ने के कारण महमूद गजनबी को भूसिकन अर्थात मूर्ति भंजक भी कहा गया है। इसने 1000 ईस्वी से लेकर 1026 ईस्वी तक भारत में कुल 17 आक्रमण किए। 17 आक्रमण को उद्देश्य भारत में धन की लूटपाट की, पहले बता दिया। इसका सबसे बड़ा आक्रमण माना जाता है इसका 16वां आक्रमण 1025-26 में सोमनाथ मंदिर का लूट, जहाँ मंदिर के लूटने के अलावा 50,000 हिंदुओं की हत्या भी कराई थी। 1030 ईस्वी में इसकी मृत्यु गजनी हो जाती है। गजनी के ही पास एक प्रदेश था गौर, और गौर में संतवनी वंश का शासन था। संतवनी वंश का शासक जब मोहम्मद गौरी हुआ तो इसने अपने पूर्ववर्ती शासक 150 वर्ष पूर्व, है ना, के पूर्ववर्ती शासक महमूद गजनबी से प्रेरणा लेकर भारत में आक्रमण किया। मोहम्मद गौरी का पहला आक्रमण भारत में माना जाता है 1175 ईस्वी में, लेकिन इसे शीघ्र ही 1178 में भारत में हार का सामना करना पड़ा, जहां उसे आबू पर्वत के समीप गुजरात के चालुक्य अर्थात सोलंकी वंश के शासक मुर्राज द्वीप एवं उसके भाई भीमद्वीप से हार का सामना करना पड़ा। मोहम्मद गौरी को 1191 में पुनः एक बार हार का सामना करना पड़ा, और इस वर्ष को पराजित किया चौहान वंश के प्रतापी शासक पृथ्वीराज चौहान ने। लेकिन मोहम्मद गौरी पुनः गजनी से लौट के पुनः वापस आता है भारत, और 1192 में एक बार फिर से तराइन का युद्ध होता है, जो तराइन का दूसरा युद्ध कहलाता है। तराइन के दूसरे युद्ध में मोहम्मद गौरी पराजित होता है। न केवल पराजित होता है मोहम्मद गौरी के हाथों, बल्कि, है ना, उसकी हत्या कर दी जाती है। पृथ्वीराज चौहान का प्रेम प्रसन्न चल रहा था जयचंद की बेटी, जो कि गढ़वाल वंश का शासक था, जयचंद की बेटी संयोगिता से, है ना। पृथ्वीराज चौहान और संयोगिता के बीच के प्रेम प्रसंग और पृथ्वीराज की वीरता का प्रमुख स्रोत क्या है, जानकारी का मुख्य स्रोत क्या है? चंदोबरदाय की पुस्तक पृथ्वीराज रासोद, है ना। 1194 में मोहम्मद गौरी पुनः एक बार भारत आता है, और इस बार उसका मुकाबला होता है गढ़वाल नरेश जयचंद से। जयचंद पराजित होता है, और इस युद्ध का नाम था चंदावर का युद्ध, है ना। यहाँ से जाते वक्त मोहम्मद गौरी दिल्ली सल्तनत का शासन या बागडोर किसको सौंप के चल जाता है? अपने गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक को। ऐबक 1194 में दिल्ली और अजमेर में पुनः आक्रमण करता है, और ये आक्रमण इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसी आक्रमण के दौरान ऐबक द्वारा, है ना, जैन मंदिर को तोड़कर कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किया गया था, जबकि संस्कृत विद्यालय के स्थान पर ढाई के झोपड़े का निर्माण किया गया था। 1205 में मोहम्मद गौरी पुनः एक बार भारत आया, है ना, और इस बार उसका मुकाबला खोखर जाति के लोगों से हुआ, और वापस गजनी लौटते वक्त उसकी हत्या 1206 में खोखर जाति के लोगों द्वारा ही कर दी जाती है। और शासन जो अंशतः जो था ऐबक के हाथ में था। अब इसकी गौरी की मृत्यु के बाद पूर्णतः शासन किसके हाथ में आ जाता है? दिल्ली सल्तनत की बागडोर पूरी तरह से किसके हाथ में आ जाती है? ऐबक के हाथ में आ जाती है। और ऐबक द्वारा भारत में गुलाम वंश की नींव डाली जाती है। भारत में 1206 से 1526 तक का जो काल है उसे सल्तनत काल कहा जाता है। सल्तनत काल में बहुत से राजवंश आए, जिसमें महत्वपूर्ण है गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद, लोधी, जिनका कार्यकाल क्रमशः रहा है 1206 से 1290, 1290 से 1320, 1320 से 1413, 1413 से 1451 और 1451 से 1526। सबसे पहले बात करते हैं गुलाम वंश का। गुलाम वंश का शासनकाल रहा है 1206 से लेकर 1290, और इस वंश का जो पहला शासक था वो था कुतुबुद्दीन ऐबक। ऐबक जो है उसका कार्यकाल है 1206 से लेकर 1210। ऐबक दिल्ली की गद्दी पर जैसे ही बैठता है उसे दो प्रमुख शत्रुओं का सामना करना पड़ता है। एक तो गजनी का शासक एल्दोज, और दूसरा हो जाता है सिंध और मुल्तान का शासक नसरुद्दीन कुवाजर, प्लस एक तुर्क सरदार भी दिल्ली में उसे परेशान कर रहा था, और उसका नाम था इल्तुतमिश। इन तीनों के विद्रोह को दबाने के लिए, है ना, ऐबक द्वारा वैवाहिक संबंधों का सहारा लिया जाता है। एल्दोज की पुत्री से युद्ध विवाह कर लेता है, अपनी बहन का विवाह नसरुद्दीन कुवाजर से कराता है, तथा अपनी पुत्री का विवाह इल्तुतमिश से कराता है ना।
ऐबक दिल्ली की गद्दी पर बैठने के बाद ऐबक ने, है ना, साम्राज्य विस्तार की ओर ध्यान नहीं दिया, बल्कि जीते गए प्रदेशों के प्रशासन, अपना पूरा ध्यान जीते गए प्रदेशों के प्रशासन पर लगाया, है ना। क्या है ऐबक? ऐबक को उसकी दानशील प्रवृत्ति के कारण लाख बख्श या लाखों का दानी कहा जाता है। मिनहाज उस सिराज, है ना, जो कि तबकाते नासिरी का लेखक भी है, उसके द्वारा ऐबक को हातिम वृत्त की संज्ञा दी गई है। 1210 ईस्वी में ऐबक की मृत्यु चौगान खेलते वक्त घोड़े से गिर जाने के कारण हो जाती है ना। और दिल्ली का शासन किसके हाथों में आ जाता है? आराम शाह के हाथों में आ जाता है। ऐबक की मृत्यु के बाद दिल्ली का अगला सुल्तान बनता है आराम शाह, लेकिन दिल्ली के दुर्ग सरदार को द्वारा जो है बदायूं के सूबेदार इल्तुतमिश को गद्दी पर बैठने के लिए आमंत्रित किया जाता है। इल्तुतमिश ऐबक का दामाद था, है ना। आराम शाह को दिल्ली की गद्दी हटा के इल्तुतमिश को, तुर्क सरदारों द्वारा इल्तुतमिश को दिल्ली की गद्दी पर बैठाया जाता है। और तुर्क सरदारों को संतुष्ट करने के लिए इल्तुतमिश द्वारा 40 तुर्क सरदारों के दल का गठन किया जाता है, जो सुल्तान-ए-चहलगामी या चरगान कहलाता था। 1229 ईस्वी में इल्तुतमिश को खलीफा से खिलहत यानी वैध सुल्तान की मान्यता प्राप्त होती है। और इल्तुतमिश का जो महत्वपूर्ण कार्य है, एक तो हो जाता है इसने लाहौर के स्थान पर दिल्ली को राजधानी बनाया। इसने दूसरा इसका महत्वपूर्ण काम हो जाता है, इसने सुर अरबी सिक्के जारी किए, है ना। इसके द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के टंका कहलाते थे, जबकि तांबा के सिक्के पीतल कहलाते थे, है ना। इल्तुतमिश द्वारा जो है नगद वेतन के स्थान पर भूमि को वेतन के रूप में दिया जाने लगा, है ना। नगद वेतन के बदले दी जाने वाली भूमि इफ्ता कहलाती थी, और इस व्यवस्था को क्या कहा गया? इफ्तादारी व्यवस्था कहा गया है। इल्तुतमिश को मकबरा निर्माण शैली का जन्मदाता भी बोला जाता है। इसका पीरियड रहा है 1210 से लेकर 1236। 1236 में मृत्यु के बाद इसका पुत्र रकनुद्दीन फिरोज शाह गद्दी पर बैठता है, लेकिन भोग विलासी प्रवृत्ति होने के कारण सत्ता उसके माँ पास तुर्कान के हाथों में बनी रहती है। दोनों माँ बेटे के बाहर जाने पर, दिल्ली से बाहर जाने पर इल्तुतमिश की एक अन्य पुत्री रजिया बेगम दिल्ली तुर्क सरदारों के समक्ष उपस्थित होती है और उसके द्वारा न्याय की मांग की जाती है, और दिल्ली के तुर्क सरदारों द्वारा उसे दिल्ली की शासिका बना दिया जाता है। क्योंकि रजिया बेगम को दिल्ली के तुर्क सरदारों द्वारा शासन सौंप दिया गया था, इसलिए दिल्ली के बाहर अक्सर उसके शासनकाल में विद्रोह होते रहे थे। ऐसा ही विद्रोह जब 1240 में हुआ तो उसके दबाने के लिए जाते वक्त रजिया और उसके प्रेमी याकूत को गिरफ्तार कर लिया जाता है। याकूत की हत्या कर दी जाती है, और रजिया की गिरफ्तारी की खबर जब दिल्ली पहुंचती है तो इल्तुतमिश का एक अन्य पुत्र बहराम शाह गद्दी पर बैठ जाता है ना। रजिया द्वारा एक बार पुनः जो है गद्दी प्राप्त करने की कोशिश की जाती है। इसमें रजिया जो है तबरहिंद के सरदार अल्तुनिया से विवाह कर जब वापस दिल्ली को लौट रही होती है तो बहराम शाह के निर्देश के अनुसार दोनों की हत्या कैथल हिंदू डाकुओं द्वारा कैथल के समीप कर दी जाती है, और सत्ता बहराम शाह के हाथ में आ जाती है। बहराम शाह का जो पीरियड है वो है 1240 से 1242। इसके बाद मसूद शाह आता है 1242 से 1246। इसके बाद आता है नसरुद्दीन मोहम्मद। नसरुद्दीन मोहम्मद का जो शासनकाल है वो है 1246 से 1266, है ना। नसरुद्दीन मोहम्मद के समय या महमूद के समय जो है शासन जो है वो मुख्यतः बलबन के हाथों में रही। नसरुद्दीन द्वारा 1249 में बलबन को उलुग खां की उपाधि दी गई, क्योंकि इसकी मृत्यु जब हो जाती 1266 में, क्योंकि उसका कोई पुत्र नहीं था, इसलिए सत्ता किसके हाथों में आ जाती है? बलबन के हाथ में आ जाती है, और बलबन द्वारा बलबनी वंश की नींव डाली जाती है। बलबन का जो शासनकाल है वो है 1266 से 1286, है ना। बलबन तुर्क सरदारों के महत्व को कम करने के लिए क्या करता है? बलबन द्वारा जो है तुर्क सरदारों के दल का विघटन कर दिया जाता है। बलबन द्वारा राजतत्व का सिद्धांत दिया जाता है। बलबन के राजतत्व के सिद्धांत के अनुसार राजा को राजवंश से संबंधित होना चाहिए। राजा धरती पर ईश्वर का प्रतिनिधि यानी नियमते खुदाई होता है, और राजा की आज्ञा का पालन करना प्रजा का कर्तव्य होना चाहिए, है ना। बलबन द्वारा तुर्क सरदारों के महत्व को कम करने के लिए, है ना, ईरानी परंपराओं का सहारा लिया गया। इसने अपने ज्यादातर पुत्रों के नाम ईरानी शैली पे रखे। इसके द्वारा ईरानी नौ वर्ष यानी नौरोज का त्योहार को भारत में प्रारंभ किया गया। इसने 2 ईरानी परंपराओं की शुरुआत भारत में की, एक तो सीजा जिसमें घुटने के बल बैठ के हाथों को चूमा जाता था, और पावोस जिसमें पैरों को चूमा जाता था, है ना। 1246 ईस्वी में अपने प्रिय पुत्र महमूद की मृत्यु के गम में इसकी भी मृत्यु हो जाती है। इसके बाद गद्दी पर बैठता है कैखुसरो, है ना। कैखुसरो के बाद कैकुबाद को जब गद्दी से हटाने के लिए षड्यंत्र चल ही रहा था कि इसको लकवा मार देता है, और गद्दी आ जाती है उसके पुत्र क्यूमर्स की हत्या, है ना, जलालुद्दीन खिलजी द्वारा कर दी जाती है, और यहाँ पे खिलजी वंश की नींव डाली जाती है। तो यहाँ पे जो है
गुलाम वंश अंत हो जाता है और खिलजी वंश की शुरुआत होती है। लेकिन क्वेश्चन ये आता है या फिर बहुत सारे मामला ये उठता है कि खिलजी कौन थे ना, लेकिन ज्यादातर इतिहासकारों यानी आधुनिक इतिहासकारों का मानना है कि खिलजी भी वास्तव में भारत में आई 64 तुर्क जातियों में से एक रहे होंगे, है ना, क्योंकि ये भारत आने से पहले अफगानिस्तान के खिलजी प्रांत में बस गए थे, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता था, खिलजी। खिलजी वंश का जो कार्यकाल है वो है 1290 से 1320 और इसका पहला शासक माना जाता है जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी जब गद्दी पर बैठा तो उसकी उम्र 70 वर्ष की थी। इसने किलोखरी को राजधानी बनाया। इसके समय का जो सबसे महत्वपूर्ण घटना है वो है 1292 का मंगोल आगमन। हलाकों के पौत्र अब्दुल्ला के वंशजों द्वारा इस भारत में हमला किया जाता है। जलालुद्दीन मंगोलों को हराने में कामयाब जरूर हो जाते हैं, लेकिन उसको मंगोलों से एक संधि करनी पड़ती है। संधि के तहत चंगेज खां का नाती उल्गू अपने 4000 मुस्लिम साथियों के साथ भारत में ही बस जाते हैं। जलालुद्दीन द्वारा अपनी पुत्री का बाद में इससे विवाह भी करा दिया जाता है और इन्हीं लोगों को भारत में नवीन मुसलमान के नाम से जाना जाता है ना। क्योंकि जलालुद्दीन 70 वर्ष के थे, इसलिए सत्ता ज्यादातर उसके या सैन्य अभियान जो था उसके भतीजे अलाउद्दीन खिलजी के हाथों में रही। अलाउद्दीन खिलजी के बुलावे पर जलालुद्दीन जब 1296 में कड़ा के किले पर उसे मिलने जाता है तो अलाउद्दीन खिलजी द्वारा अपने चाचा जलालुद्दीन की हत्या कर दी जाती है और सत्ता अलाउद्दीन खिलजी के हाथों में आ जाती है। अलाउद्दीन खिलजी का पीरियड है 1296 से 1316। अलाउद्दीन खिलजी का बचपन का नाम अली या गुरसब था, है ना। शासन पे बैठ इसका राज अभिषेक बलबन के लाल महल में हुआ था। सत्ता पर बैठते ही इसने साम्राज्यवादी प्रवृत्ति या नीति को अपनाया, है ना। इसने भी सूर सरदारों के महत्व को कम करने के लिए 4 अध्यादेश जारी किए। पहले सूर सरदारों को पूर्व में जितनी भी जागीरें या तो इनाम के रूप में या वेतन के रूप में या उपहार के रूप में मिल गई थी, सारी की सारी जागीरें जब्त कर दी गई। मद्य निषेध लागू किया गया। भांग खाने और जुआ खेलने में प्रतिबंध लगा दिया गया। तीसरा है पुलिस एवं गुप्तचरों की नियुक्ति की गई, है ना। बरीद और मुन्हिस जैसे गुप्तचरों की नियुक्ति की गई। और चौथा हो जाता है इसने तुर्कों के सार्वजनिक उत्सवों और विवाहों पर भी प्रतिबंध लगाया, है ना। साथ ही अलाउद्दीन खिलजी ने प्रशासन का केंद्रीकरण किया। केंद्रीकरण नीति के तहत इसने पुराने जितने भी संस्थाएं थी उसका पुनर्गठन किया, है ना। महत्वपूर्ण जो विभाग थे विभागों का पुनर्गठन किया। 4 महत्वपूर्ण विभाग जो इसका आधार स्तंभ कहा जाता है उसमें हो जाता है दीवाने वजारत। दीवाने वजारत का प्रमुख वजीर होता था और सैन्य अभियानों में नेतृत्व करना इसका प्रमुख कार्य था। दीवाने अर्ज था, दीवाने अर्ज सैन्य विभाग था। दीवाने अर्ज का प्रमुख क्या कहलाता था, आरिज ए मुमाली कहलाता था, है ना। आरिज ए मुमाली का मुख्य कार्य क्या था, सैनिकों की नियुक्ति करना और उनका रख रखाव करना इसका प्रमुख कार्य था। दूसरा हो जाता है दीवाने इंसा। दीवाने इंसा कैसा विभाग था, सरकारी उद्घोषणाओं का मसविदा तैयार करना इसका प्रमुख कार्य था। दीवाने इंसा का प्रमुख इंसा ए मुमाली कहलाता था। इंसा ए मुमाली की सहायता के लिए बहुत सारे सचिव होते थे। प्रधान सचिव को दबीर ए मुमालिक कहा जाता था, है ना। दीवाने रसालत विदेश विभाग था। साथ ही अलाउद्दीन खिलजी द्वारा एग्जाम में दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों आता है। साथ ही अलाउद्दीन खिलजी द्वारा एक आर्थिक विभाग की स्थापना की गई, नई आर्थिक विभाग की, और वो था दीवाने रियासत। दूसरा हो जाता है इसने वित्त विभाग की भी स्थापना की जो दीवाने मुक्त खराज कहलाता था, है ना। अलाउद्दीन खिलजी को उत्तर भारत और दक्षिण भारत दोनों में विजय प्राप्त हुई है। उत्तर भारत में जीते गए क्षेत्रों पर इसने प्रत्येक शासन किया, जबकि दक्षिण भारत में इसने कर उगाही की रणनीति अपनाई, है ना। अलाउद्दीन खिलजी के उत्तर अभियान में महत्वपूर्ण हो जाता है गुजरात। 1298 ईस्वी में इसने गुजरात अभियान में नुसरत खां, है ना, और किसको भेजता है, उलूग खां को भेजता है ना। वहां का शासक यानी गुजरात का शासक कर्ण अपनी बेटी देवल देवी के साथ भागकर देवगिरी चला जाता है, लेकिन उसकी बीवी जो कमला देवी थी, है ना, अलाउद्दीन खिलजी के हाथों में आ जाती है और अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बाद में उसे विवाह कर अपनी प्रिय रानी बनाया जाता है। गुजरात अभियान के दौरान ही नुसरत खां द्वारा मलिक काफूर नामक एक हिंदू हिजड़े को खरीदा गया था और बाद में नुसरत खां उसको भेंट स्वरूप किसको प्रदान कर देता है, अलाउद्दीन खिलजी को। अलाउद्दीन खिलजी उसकी वीरता से प्रभावित होकर अपना ऊंचे पद पर उसको नियुक्त करता है और मलिक काफूर को ही अलाउद्दीन के दक्षिण अभियान का सारा श्रेय दिया जाता है। मलिक काफूर क्योंकि 1000 दिनार में खरीदा गया था इसलिए इसको 1000 दिनारी भी कहा जाता है। उत्तर भारत का एक अन्य महत्वपूर्ण अभियान है रणथंभौर अभियान 1301। रणथंभौर का शासक हमीर देव अपनी वीरता के लिए प्रसिद्ध था, लेकिन जब हमीर देव द्वारा तुर्क मंगोल आक्रमणकारी को शरण दे दी जाती है ना, तो उसमें आरोप लगाकर अलाउद्दीन खिलजी द्वारा रणथंभौर में आक्रमण किया जाता है ना। हमीर देव अपने पूरे परिवार के साथ जौहर व्रत कर लेते हैं और इसकी जानकारी प्राप्त होती है हमें हमीर देव महाकाव्य से। इस अभियान का एक और खासियत था
कि इस अभियान में अमीर खुसरो भी अलाउद्दीन खिलजी के साथ था। उत्तर भारत का एक और अभियान है 1303 का चित्तौड़ अभियान। मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़ अपने समृद्धि के लिए प्रसिद्ध तो थी ही, साथ ही उसकी रानी पद्मावती या पद्मिनी अपने रूप और सौंदर्य के लिए भी प्रख्यात थी। उसके रूप और सौंदर्य से मोहित होकर अलाउद्दीन खिलजी मेवाड़ पे आक्रमण करता है, चित्तौड़ में आक्रमण करता है। रानी वहाँ का राजा रतन सिंह जो गहलोत वंश का था वो तो मारे जाते हैं, और रानी द्वारा पद्मिनी द्वारा जो है या पद्मावती द्वारा जो है जौहर व्रत कर लिया जाता है। इससे क्रुद्ध होकर अलाउद्दीन खिलजी जो है चित्तौड़ में 30,000 ब्राह्मणों और हिंदुओं की हत्या कर देता है वहाँ पे, है ना, और चित्तौड़ का नाम बदल के खिजराबाद कर देता है, अपने पुत्र खिजर खां को उसे सौंप देता है। दक्षिण में भी अलाउद्दीन खिलजी को सफलता मिला है, लेकिन दक्षिण भारत में जितना भी सफलता मिला है उसका सारा श्रेय दिया जाता है मलिक काफूर को। दक्षिण में महत्वपूर्ण अभियान हो जाता है देवगिरी 1307-8, है ना। देवगिरी का शासक रामचंद्र देव नियमित रूप से अलाउद्दीन को कर देता आ रहा था, लेकिन अपने पुत्र शंकर देव के हस्तक्षेप के कारण जैसे ही इसने कर देना बंद किया, मलिक काफूर को दक्षिण अभियान के लिए भेजा जाता है। रास्ते में उसकी मुलाकात गुजरात नरेश कर्ण और उसकी बेटी देवल देवी से हो जाती है। कर्ण मारे जाते हैं और देवल देवी को अलाउद्दीन खिलजी के पास भेज दिया जाता है, जहां उसका विवाह खिजर खां से कर दिया जाता है ना। मलिक काफूर देवगिरी पहुंचता है और वहां का राजा रामचंद्र देव जो है उसकी अधीनता स्वीकार कर लेता है, अलाउद्दीन की अधीनता स्वीकार कर लेता है, और साथ शरीर कहाँ उपस्थित हो जाता है, अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में उपस्थित हो जाता है। अलाउद्दीन खिलजी बाद में उससे प्रश्न होता है और उसे राय रयान की उपाधि से सम्मानित भी करता है। अगला अभियान है दक्षिण भारत का, वो है 1309-10 और वो है तेलंगाना अभियान। तेलंगाना की राजधानी थी वारंगल, है ना, और यहाँ का शासक था प्रताप रुद्र देव। मलिक काफूर के वारंगल पहुंचने पर या तेलंगाना पहुंचने पर, है ना, प्रताप रुद्र देव अधीनता स्वीकार कर ली जाती है। वह अपना सोने के निर्मित जो मूर्ति था उसको अलाउद्दीन खिलजी के पास भेजता है, जिसमें सोने की जंजीरें लगी हुई थी, अर्थात वो अधीनता क्या कर लेता है, स्वीकार कर लेता है। ये अभियान इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसी अभियान के दौरान मलिक काफूर को विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर का हीरा प्राप्त हुआ था, जो बाद में वो किसको भेंट कर देता है, अलाउद्दीन खिलजी को भेंट कर देता है। दक्षिण भारत का नेक्स्ट अभियान है 1310-11 और वो है होयसल। होयसल की राजधानी थी द्वार समुद्र और यहाँ का शासक था वीर बल्लाल। वीर बल्लाल द्वारा भी अलाउद्दीन खिलजी की अधीनता स्वीकार कर ली जाती है। नेक्स्ट जो अभियान है वो है पांडेय। पांडेय क्षेत्र को मालाबार या माबार क्षेत्र भी कहा जाता था। यहाँ सत्ता को लेकर दो लोगों में, वीर पांडे और सुंदर पांडे में घमासान चल रहा था या युद्ध चल रहा था। सुंदर पांडे के बुलावे पर अलाउद्दीन खिलजी जो है ना, मलिक काफूर को पांडे भेजता है। वीर पांडे तो वहाँ पे अलाउद्दीन या मलिक काफूर के हाथों में नहीं आता है, लेकिन अपार धन संपदा मलिक काफूर के हाथों में जरूर आ जाती है। यहाँ पे मलिक काफूर द्वारा लिंग महादेव के मंदिर को लूटा जाता है। और अगर धन की दृष्टि से देखा जाए, सारे उत्तर भारत और सारे दक्षिण भारत में अगर धन की दृष्टि से देखा जाए तो मलिक काफूर या अलाउद्दीन खिलजी का सबसे सफल अभियान कौन माना जाता है, पांडे अभियान। अगर अलाउद्दीन खिलजी को उत्तर भारत में भी सफलता मिल रहा था और दक्षिण भारत में भी सफलता मिल रहा था, इसका सबसे जो मुख्य कारण था वो था इसके पास केंद्रीय सेना थी। अर्थात इसने सेना का क्या किया था, केंद्रीय सेना किया था। साथ ही इसने सेना में दो नई परंपरा की शुरुआत की। एक तो हो जाता है घोड़े दागने की प्रथा और दूसरा हो जाता है सैनिकों के हुलिया रखने की प्रथा, है ना। बर्नी के अनुसार इसके पास लगभग 4,75,000 सैनिक थे और इतनी बड़ी सेना का रख रखाव करने के लिए इसको धन की आवश्यकता थी। यही कारण है कि अलाउद्दीन खिलजी ने आर्थिक नीति अपनाई। अलाउद्दीन की आर्थिक नीति की विशेषता उसकी बाजार व्यवस्था रही है, जहाँ सारी वस्तुओं के दाम क्या होते थे, निश्चित होते थे। गेहूं का दाम 7.5 जीतल था, चावल का 5 जीतल और जौ का 4 जीतल। प्रत्येक बाजार का एक अधीक्षक होता था जो सहना या मंडी कहलाता था, है ना। और सराय अदल एक ऐसा बाजार होता था जिसमें गैर खाद्य वस्तुएं बेची जाती थी। प्रत्येक व्यापारी जो व्यापार करना चाहता था उसको अपना पंजीकरण कहाँ कराना पड़ता था, दीवाने रियासत में। इससे स्पष्ट पता चलता है कि सल्तनत काल में बाजार व्यवस्था की सर्वोच्च संस्था कौन मानी जाती थी, दीवाने रियासत। दीवाने रियासत के नीचे होते थे सहना या मंडी। सहना या मंडी की सहायता के लिए होते थे बरीद और बरीदों की सहायता के लिए होते थे मुनीर। साथ ही अलाउद्दीन खिलजी द्वारा जो है ना, राशन प्रणाली व्यवस्था भी भारत में प्रारंभ की गई थी। इसके तहत उसने क्या किया, दुआ पर कर, है ना, नगद ना लेकर किस रूप में लेना शुरू किया, अनाज के रूप में लेना शुरू किया। अलाउद्दीन खिलजी ने दो नए प्रकार के करों को भी भारत में लगाया। एक तो है सिंचाई कर, है ना, सिंचाई कर, एक तो है चराई कर और दूसरा हो जाता है आवास कर। चराई कर दुधारू पशुओं पर लगाया गया था, है ना, और घड़ी कर या आवास कर जो है वो आवास पे लगाया जाता था। और
अलाउद्दीन खिलजी ने इसके अलावा बहुत सारे नए अधिकारियों की नियुक्ति भी की, है ना, नियुक्तियां भी की। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता परवाना नबी का कार्य परमिट जारी करना होता था। वहीं मुंतासिब जो होता था वो सेंसर अधिकारी होता था। भूमि का नाप करने वाला अधिकारी नाजिर कहलाता था, है ना। इसने पुलिस विभाग एवं गुप्तचर विभाग का पुनर्गठन किया। पुलिस विभाग का प्रमुख कोतवाल कहलाता था। वरीद विभाग गुप्तचर विभाग क्या कहलाता था? दीवाने वरीद कहलाता था, जिसका प्रमुख क्या होता था? वरीद ए मुमालिक होता था, है ना। 1316 में इसकी मृत्यु हो जाती है। इसकी मृत्यु के बाद इसका भाई फिरोज शाह तुगलक गद्दी पर बैठता है। अलाउद्दीन मृत्यु हो जाती है। अलाउद्दीन खिलजी के बाद जो अगला शासक बैठता है वो क्या है? शिहाबुद्दीन, है ना। शिहाबुद्दीन या शहाबुद्दीन की हत्या किसके द्वारा कर दी जाती है? शहाबुद्दीन की हत्या कर दी जाती है या शहाबुद्दीन की हत्या जब